entrepreneurs, welcome to our channel. So we have started a new series of class 11 microeconomics और इस सीरीज में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होता है? तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को काम करने का जरिया प्रोवाइड करता है। इट इज अ सिस्टम which provides an individual means to earn livelihood। जैसे हमने एग्जांपल लिए थे, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सारे लोग, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोगों को काम करने का जरिया प्रोवाइड करते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें क्या है, ये इकोनॉमी का एक पार्ट है। ओके, तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमी। और इन इकोनॉमी की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसकी प्रॉब्लम्स में से एक होती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और आपने अगर इससे पहले वाला चैप्टर अगर कवर किया होगा तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं और उनकी हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो जब हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये स्केर्स तो है ही, लेकिन साथ ही में इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। मतलब एक ही चीज को आप कई जगह पे यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है अल्टरनेटिव यूजेस की। और क्योंकि उसकी अल्टरनेटिव यूजेस हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप इस रिसोर्स को कहाँ पे खर्च करने वाले हो, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इसे हम कहते हैं ये हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। या फिर हम इसे दूसरे वर्ड्स में कहें तो अपने स्केर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। अब ये जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो हम लास्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, ये आती कहाँ से है? तो इसके अराइज होने के तीन मेन रीजंस या कॉजेस होते हैं, जिसमें से पहला है अनलिमिटेड वांट्स। तो अगर हर एक ह्यूमन की जो वांट्स है वो लिमिट में आ जाए, इसका मतलब ये है कि अगर हम सारे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करके सेटिस्फाई हो जाए, हम उससे ज़्यादा कुछ डिमांड ना करें, तो हमें ये प्रॉब्लम कभी फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। बट यूनिवर्सल प्रॉब्लम ये है कि हम सबकी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो अगर हमारे पास साइकिल है तो हमें स्कूटी चाहिए, स्कूटी है तो फिर हमें बाइक चाहिए, बाइक है तो हमें कार चाहिए, और नॉर्मल कार है तो फिर हमें BMW, मर्सिडीज, ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए। तो ये क्या होती है, हमारी जो वांट्स है वो लगातार बढ़ती जाती हैं और यही रीज़न बनती है हमारी इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो हर अपने आसपास आप जिन भी लोगों को देखोगे तो उन सारे लोगों के पास अपनी सारे वांट्स को फुलफिल करने का जो अथॉरिटी है वो नहीं है, तो अपनी सारी वांट्स को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। हमारी जो वांट्स होती हैं वो हमारे रिसोर्सेज के कंपैरिजन में हमेशा ही ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरी हमारी प्रॉब्लम है लिमिटेड और स्केर्स नीड्स। अब एक तो हमारे पास जो हमारे जो वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है ही, लेकिन अगर साथ साथ हमें रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड मिल जाते तो क्या बात होती। मतलब हमने चाहा कि हमें कार मिल जाए तो कार खरीदने के पैसे आ गए, हमने चाहा हमें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए तो बंगला खरीदने के पैसे आ गए, तो फिर कोई प्रॉब्लम होती नहीं ना। आपको जो चाहिए आपको सब मिल रहा है। बट बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, पर द ट्विस्ट इज कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो अनलिमिटेड नहीं है। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमारे जो स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो इनफ नहीं है हमारे सारे वांट्स को फुलफिल करने के लिए। ये हमारा दूसरा कॉज होता है। फिर तीसरा आता है कि ना सिर्फ हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, बल्कि उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज भी है। आप उन रिसोर्सेज को कई जगह पर यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप उसे एग्जैक्टली कहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हो। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर एक घर में 10 लोग रहते हैं और उस घर में अभी सिर्फ 1 लीटर मिल्क है, तो ये जो मिल्क है वो क्या है, कम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कैरसिटी। अब ना सिर्फ ये कम है बल्कि इस मिल्क के कई सारे यूजेस हो सकते हैं। जैसे आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं, चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, दही जमा सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं। अब क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेस हैं तो यू हैव टू नाउ चूज कि आप इस मिल्क से क्या करने वाले हो। क्या आप इससे चाय बना के खत्म कर दोगे, या इससे आप ऐसे ही पी लोगे, या आप इसकी दही जमाएंगे, स्वीट बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, आखिर क्या करने वाले हो, ये आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपके बेसिक रीजंस हैं या बेसिक कॉजेस हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। ओके, चलिए, अब ये तो थे जो हमने नॉर्मली आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है उसे समझा।
अभी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है या इकोनॉमी जो होती है उसकी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और जब भी आपको ये सेंट्रल वर्ड दिख जाए तो आपको ये समझ आना है कि आपने जो हमेशा से आप पढ़ते आए हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यहाँ आ जाना है। तो नॉर्मली अगर कोई प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्केर्सिटी, अल्टरनेटिव यूजेस एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लेकिन अगर वो आगे एक वर्ड अटैच कर देता है और वो है सेंट्रल, तो फिर आपके जो प्रॉब्लम्स होगी वो क्या हो जाएंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और उसी को अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब ये है कि हमें प्रोड्यूस करना क्या है। लेकिन इसी के अंदर दो चीजें कवर हो जाती हैं, एक तो हमें क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, और कितना बनाना है। तो क्या आप शर्ट्स बनाने चाहते हैं, अगर हाँ तो कितनी बनाना चाहते हैं। अगर आप केक बनाना चाहते हैं तो कितना बनाना चाहते हैं, ये दोनों प्रॉब्लम्स इसी के अंदर कवर होती हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें से प्रोड्यूस क्या करना है। तो पहले तो हम ऑप्शन समझते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं। तो एक तरफ आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप बना सकते हो वॉर टाइम प्रोडक्ट्स या फिर पीस टाइम प्रोडक्ट्स। वॉर टाइम का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो स्पेशली वॉर लाइक कंडीशंस में यूज होते हैं, जैसे कि गन्स हो जाएंगी, जैसे कि आपका गन पाउडर हो जाएगा, जैसे मिसाइल्स हो जाएंगी, जैसे कि आपके टैंक्स हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो वॉर में यूटिलाइज होने वाली हैं, अगर आप वैसे चीजों को बनाते हो तो दैट मीन्स यू आर वॉर टाइम प्रोडक्ट्स, यू आर इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉर टाइम प्रोडक्ट्स। पर अगर आप उन प्रोडक्ट्स को छोड़ के कुछ भी और बना रहे हो, मतलब अगर आप वॉर टाइम प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हो तो एवरीथिंग एल्स इज पीस टाइम प्रोडक्ट्स। इसका मतलब अगर आप चाहे शर्ट बनाओ, चाहे आप पिज्जा बनाओ, चाहे केक बनाओ, बर्गर बनाओ, शूज बनाओ, ग्लासेस बनाओ, एनीथिंग यू आर डूइंग, वो सब किस में आ जाएगा, पीस टाइम प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। तो पहला तो आपके पास ये वाला कैटेगरी आ जाता है कि आपको क्या बनाना है, वॉर टाइम या फिर पीस टाइम। ओके, अगर आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको पीस टाइम बनाना है तो अगेन आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आप पीस टाइम में कैसे गुड्स बनाना चाहते हो, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसे कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो जैसे अगर आपको ठंड से बचना है, गर्मी से बचना है, आपको कपड़े चाहिए, तो ये क्या है, आपके कंज्यूमर गुड्स हैं। आपको देखने में प्रॉब्लम चाहती है, आपको ग्लासेस चाहिए, तो ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं। वैसे अगर आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल गुड्स भी होते हैं, और कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर गुड्स को बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लगी है तो जूस क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड, जिसे आप पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपके बॉन्ड को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। पर नाउ अब जूस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, जूसर चाहिए, तो ये जूसर क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड हो जाएगा। तो अगर हम कोई ऐसी चीजें बनाते हैं, ऐसी मशीन्स बनाते हैं जिससे कंज्यूमर गुड्स बनाने में आपको हेल्प मिले, तो उन मशीन्स को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे आप, मैंने जो टी शर्ट पहनी हुई है, ये क्या है, कंज्यूमर गुड है। लेकिन इस टी शर्ट को बनाने के लिए कोई मशीन चाहिए होगी, किसी मशीन ने इसे बनाया होगा, तो वो मशीन जिस फैक्ट्री में बनी है या वो जो मशीन है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड। तो वो मशीन भी किसी फैक्ट्री में बनी होगी, तो वो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप अपनी फैक्ट्री में ऐसे कैपिटल गुड्स बनाना चाहते हो या फिर कंज्यूमर गुड्स। इन शॉर्ट, आप शर्ट बनाना चाहते हो या शर्ट बनाने की मशीन, वो आपको डिसाइड करना है। तो ये आपकी मेन कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। यहाँ पे कैपिटल गुड्स के एग्जांपल हो जाएंगे मशीन्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, जबकि कंज्यूमर गुड्स के क्या हो जाएंगे, शुगर, क्लॉथ, व्हीट, घी, जो भी आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो। इसके अलावा दूसरा कैटेगरी हो जाता है वॉर टाइम गुड्स बनाने हैं कि पीस टाइम गुड्स बनाने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। तो कितना प्रोड्यूस करना में आप क्वांटिटी डिसाइड करते हो कि आपको हाउ मच ऑफ क्लॉथ हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, या हाउ मच मिल्क हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, या फिर हाउ मच घी हैज टू बी प्रोड्यूस्ड। तो सारी चीजें जो आपने डिसाइड की है बनाने के लिए, उसे आप कितना प्रोड्यूस करना चाह रहे हो। ओके, चलिए
तो बस यहाँ पे मेरी डिसाइड करेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके आप कितने गुड्स को बनाने वाले हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। और हाउ टू प्रोड्यूस में आप टेक्निक बताते हो कि कैसे प्रोड्यूस करने वाले हो। और आप टेक्निक्स में आपके पास सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव मेथड और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव मेथड। लेबर इंटेंसिव मेथड का मतलब ये है कि जब कोई फर्म ये डिसाइड करती है कि उसका जो प्रोडक्शन का वर्क है वो लेबर्स करेंगे इंस्टेड ऑफ मशीन्स, या फिर उसमें लेबर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा इन प्लेस ऑफ मशीन, तो वो क्या हो जाएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फर्म डिसाइड करती है कि उसकी फर्म में जो प्रोडक्शन का काम है वो मशीन ज़्यादा करेंगी इंस्टेड ऑफ लेबर्स, या फिर मशीन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव मेथड। तो आपको फिर ये भी सोचना होता है हाउ टू प्रोड्यूस में कि आपको कैसे काम करना है। तो ये क्या हो जाएगा, लेबर इंटेंसिव मेथड, और ये क्या हो जाएगा, मशीन इंटेंसिव मेथड। अब दोनों के ही अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। जब आप लेबर इंटेंसिव मेथड से काम करते हैं तो उससे सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, तो उनके पास इनकम आएगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप मशीन से काम करवाते हैं तो मशीन से आपको फ़ायदा ये होता है कि काम जल्दी हो जाता है, उसमें पर यूनिट कॉस्ट कम लगती है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अभी अभी लगाई है मशीन तो वन टाइम इंस्टॉलमेंट मतलब वन टाइम जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा लगेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मशीन आप बार बार चेंज नहीं करोगे, तो फिर आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो ये मशीन्स है या ये लेबर है, आपको डिसाइड करना है कि किससे काम करवाना है। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमारी सोसाइटी में कई सारे सेक्शंस होते हैं जिसके लिए हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है इनकम के बेसिस पर। उसी के अलावा फिर एक जेंडर बेस भी होता है, जेंडर के बेसिस पर भी होता है, और फिर एक एज के बेसिस पर भी होता है। इसका मतलब है कि इनकम के बेसिस पर आप रिच के लिए बनाना चाहते हो या फिर पुअर पीपल के लिए बनाना चाहते हो। तो अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो फॉर द रिच पीपल तो आप ब्रांडेड सामान बनाओगे जिसके प्राइसेस बहुत हाई रहेंगे, और अगर आप पुअर पीपल के लिए बनाना चाहते हो तो आप चीप प्रोडक्ट्स बनाओगे, भले वो ब्रांडेड नहीं हो, जल्दी खराब हो जाए, बट वो सस्ते होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप जेंडर में जाएंगे तो अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेल के लिए बनाएंगे या तो आप फीमेल के लिए बनाएंगे। एंड इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन होते हैं जिसमें हम LGBTQ कम्युनिटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अभी एक बार के लिए अगर हम इसे इग्नोर भी करें तो आपने दो टर्म्स तो अच्छे से जानते होंगे, मेल और फीमेल। तो अगर आप मेल के लिए बनाने वाले हो तो मेल के सामान बनाओगे, जैसे कि आप शूज बनाओगे, आप बेल्ट बनाओगे, आप वॉलेट टाइप का कुछ चीज़ें बनाओगे। फीमेल के लिए बनाना है तो फीमेल के लिए पर्सेस हो सकते हैं, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा उनकी कुछ ड्रेसेस हो सकती हैं, एनीथिंग यू कैन मेक। तो ये आपको डिसाइड करना है कि किसके लिए बनाना है। नाउ कम्स द थर्ड बेसिस, वो है एज। एज में फिर आपके आ जाते हैं किड्स, बच्चे, फिर आपके आ जाते हैं एडोलिसेंट, फिर आपके आ जाते हैं एडल्ट पीपल, और फिर आपके आ जाते हैं ओल्ड एज पीपल। तो अगर आपको बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए कुछ बनाना है तो फिर आप उनके लिए डायपर्स बना सकते हो, बेबी फूड बना सकते हो, ऐसे और कुछ खिलौने वगैरह आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपको एडोलिसेंट के लिए बनाना है, मतलब टीनेजर्स के लिए कुछ बनाना है, तो आप फैशन का कोई कैटेगरी में जा सकते हो। एडल्ट के लिए आपको कुछ बनाना है तो आप ऑफिस वर्क से रिलेटेड या फिर किचन के कुछ सामान की आप प्रोडक्शन कर सकते हो। और अगर आपको ओल्ड एज कैटेगरी वाले लोगों के लिए कुछ बनाना है तो आप क्या बना सकते हो, तो फिर आप प्रोड्यूस कर सकते हो कुछ कंफर्टेबल चीज़ें, जैसे कंफर्टेबल फुटवेयर्स, शॉल्स, या फिर कंफर्टेबल जो भी कपड़े वगैरह आते हैं वो सारी चीज़ें आप उनके लिए बना सकते हो, इवन स्टिक्स जिनके सहारे वो चल सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बनाना कौन से सेक्शन के लिए है। ओके, चलिए। इसके अलावा ये तो हमारी तीन मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी की, लेकिन इसके अलावा दो प्रॉब्लम्स और आती हैं, दो एड ऑन प्रॉब्लम्स जिसे हम कहते हैं। उसमें से एक है हमारी हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि ऑलरेडी हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, तो कैसे आप उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करने वाले हो अपने गोल्स को या अपने वांट्स को अचीव करने के लिए। और फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इसमें वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये आपको टूथपेस्ट दिख रही है जो बिल्कुल निचोड़ी हुई है,
उसके अंदर से पूरी हमने पेस्ट निकाली है, कोई भी आपका रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा है। तो वैसे ही अगर आपके पास पैसे ऑलरेडी कम है और आपकी वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कैसे अपने पैसों को आप फुल्ली यूटिलाइज करने वाले हो, मतलब बिल्कुल वेस्टेज नहीं होने दोगे, कैसे ही आप ये डिसाइड करोगे। ओके, तो एक तो आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो कैसे हम उसकी वेस्टेज को रोकें, कैसे हम उसे बिल्कुल ठीक तरीके से यूटिलाइज करें। और सेकेंड आपकी एड ऑन प्रॉब्लम होती है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो हमारे पास अगर रिसोर्स कम है, तो या तो आप कंजूसी में जियो कि बिल्कुल आप उसे कम कम चीज़ें यूज़ करते हुए चलो, या तो अपने रिसोर्स बेस को ही बढ़ा दो। तो जो फोर्थ प्रॉब्लम थी या फर्स्ट एड ऑन प्रॉब्लम थी वो इस बारे में थी कि जो रिसोर्स है उसे वेस्ट नहीं करना, उसे अच्छे से यूटिलाइज करना। और फिर दूसरा क्या है कि आपको कहीं और से ग्रो भी करना है रिसोर्स। जैसे अगर हम पूरी कंट्री की बात करें, तो कंट्री में से कई जगह कई सारी लैंड होगी जहाँ पर बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं। जैसे कि अभी भी अनटैप्ड माइंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ उसी की नीचे ज़मीन में बहुत सारा सोना हो, बहुत सारा, या फिर कोयला हो, लेकिन अभी तक वो टैप्ड नहीं हुआ है, अभी तक पता नहीं चला है कि इसके नीचे कुछ है। तो अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमें कोई सोना मिल सकता है, या फिर अभी तो कई सारे रेयर मटेरियल्स भी हैं जैसे लिथियम वगैरह, ये सब आपको मिल सकता है जो सेमी कंडक्टर्स में काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल जाए, तो आपका जो इनकम बेस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये दोनों आपके एड ऑन प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली बात करती है कि गिवन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है, वेस्टेज नहीं करना। और दूसरी है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आपको कोशिश करनी है कि उसको आप ग्रो कर सकें। फिर हम बात करते हैं कि ये तो हमारी थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। फिर हम बात करते हैं कि आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन तरह की इकोनॉमी होती है, और वो इकोनॉमी हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक होती है मार्केट इकोनॉमी, दूसरी होती है सेंट्रली प्लान्ड, और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारी मार्केट इकोनॉमी थी उसमें हमने देखा था कि जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये कौन लेता है? मार्केट मतलब इंडिविजुअल लेता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड और सप्लाई। जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो ये मेजर डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? गवर्नमेंट। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर लेते हैं। तो वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वहाँ पर ये डिसीजन गवर्नमेंट लेगा, और वो सेक्टर्स जो कि प्राइवेट के अंदर आते हैं वहाँ पे डिसीजन इंडिविजुअल्स लेंगे। इसके बाद फिर हमने देखा था कि इनके पीछे का मोटिव क्या होता है। तो मार्केट इकोनॉमी का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मोटिव होता है क्या? सोशल वेलफेयर करना। फिर आपका आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका क्या वेलफेयर, इसका क्या मोटिव होगा? दोनों। तो जो सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में है वो पब्लिक वेलफेयर देखेगी, जो सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में है वो प्रॉफिट देखेगा। इसके अलावा फिर हमने बात की थी कंज्यूमर सोवरेनिटी। तो हमने देखा था कि सोवरेनिटी का मतलब होता है फ्रीडम। तो मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर सोवरेन होता है, वो जो डिमांड करता है हम उसे वो सप्लाई कर देते हैं। लेकिन सेंट्रली प्लांट में गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। तो अगर कस्टमर जो है वो अल्कोहल डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसे अल्कोहल नहीं ला कर देगी। अगर वो ड्रग्स डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ड्रग्स का प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो यहाँ पर वो जो कंज्यूमर की सोवरेनिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों, जो सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में है वहाँ पे सोवरेनिटी नहीं रहेगी, लेकिन जो सेक्टर प्राइवेट के हाथ में है वहाँ पे कस्टमर की सोवरेनिटी रहती है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि मार्केट इकोनॉमी को डोमिनेट कौन करता है? तो मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड और सप्लाई। जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को डोमिनेट कौन करता है? पब्लिक सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट। और मिक्स्ड इकोनॉमी में डोमिनेशन पब्लिक सेक्टर का भी होता है, प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। तो दोनों मिलकर इसको डोमिनेट करते हैं, मतलब दोनों मिलकर इसको साथ में चलाते हैं। तो कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के, कुछ सेक्टर आपके प्राइवेट पीपल के या इंडिविजुअल्स के। तो ये हमने वहाँ पे देखा था। ये सारे जो हम लास्ट क्लास में भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लेक्चर को भी ज़रूर से कवर करें। चलिए, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक तो ये कर्व है, इसका मतलब ये एक तरीके का ग्राफ है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि एक ऐसा ग्राफ है जो आपको बताता है कि आपकी प्रोडक्शन करने की पॉसिबिलिटी क्या है। इसका मतलब आपको ये ग्राफ आपको बताएगा कि अगर आप अपने गिवन रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज को किसी भी दो गुड्स के कंजम्पशन या किसी भी दो गुड्स के प्रोडक्शन में अगर आप लगा दें,
तो आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाओगे उसके डिफरेंट आपको कॉम्बिनेशन दिखाएगा। एक बार अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो इट इज अ कर्व showing different combinations of two goods which can be produced with the given resources। तो आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं अगर आप उसको दो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे लगा दें तो कौन कौन सी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे दिखाने वाले कर्व को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे इसमें एक तरफ आपका वीट है और एक तरफ आपका क्लॉथ है। हाँ, अगर आप इसको लॉजिकली सोचेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम रिसोर्सेज से वीट भी बन रहा हो उसी से आपका क्लॉथ भी बन रहा हो, नो। बट यहाँ पे आप एजम्पशन के लिए कोई भी गुड ले सकते हो, जैसे एप्पल और बटर ले सकते हो, भले इनका कोई रूल नहीं है, या बटर और गन ले सकते हो, कोई रूल नहीं है, बट आपको कोई भी अपने मर्जी से दो गुड्स लेने हैं। तो से हमारे पास दो गुड्स थे, एक था वीट और दूसरा था क्लॉथ। अब अभी मान लीजिए अगर मैंने अपने सारे रिसोर्सेज सिर्फ वीट पे लगाए थे तो मैं मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर पा रही थी, 60। और इस 60 में मेरा जो क्लॉथ था वो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, वो जीरो था। क्लॉथ जीरो और वीट 60। लेकिन जैसे जैसे मैं क्लॉथ को प्रोडक्शन बढ़ाती गई वीट का प्रोडक्शन कम होता गया। जैसे अगर आप देखें कि अगर मैंने एक क्लॉथ प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर वीट कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, तो यहाँ पे लगभग आपका वीट प्रोड्यूस हुआ था, एक सेकेंड, 60 से थोड़ा कम, शायद ये 58 के यहाँ पर। वैसे ही अगर मैंने 4 यूनिट्स बनाई हैं आपके क्लॉथ की तो वहां पर हमारा वीट कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, तो वहां पर वीट प्रोड्यूस हुआ होगा 40 केजी। तो इसका मतलब जैसे जैसे अगर हम 6 यूनिट्स बनाएंगे क्लॉथ की तो फिर वीट कितना बनेगा, तो वीट बनेगा आपका मे बी 15 केजी समथिंग। तो ये क्या दिखा रहा है कि जैसे आप एक प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे वहां दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा। तो इससे कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जैसे ये ए जो कॉम्बिनेशन है वहां पर आपका समथिंग 60 हो सकता था। ये जो आपका दूसरा कॉम्बिनेशन है वहां पर आपका ये 1 और 58 समथिंग कुछ हो सकता था। ये जो सी कॉम्बिनेशन है आपका वहां पर 4 क्लॉथ और 40 वीट हो सकता था। और ये जो आपका डी कॉम्बिनेशन है वहां पे 6 क्लॉथ और 15 वीट हो जाएगा। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो आपको बता रहे हैं कि आप अपने गिवन रिसोर्सेज को यूज करके कैसे दो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके कुछ अजम्पशंस होंगे, जिसमें से पहला अजम्पशन ये है कि आपके जो रिसोर्सेस होंगे वो गिवन होंगे, आप इन बिटवीन अपने रिसोर्स बेस को बढ़ा नहीं सकते हो, तो आपके जो रिसोर्सेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, वो उतने ही रहेंगे। फिर हम बात करते हैं गिवन रिसोर्सेस आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो जो भी आपके रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो उसका वेस्टेज बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, ये आपका अजम्पशन है। तो आप उन रिसोर्सेस को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के बाद ये मैक्सिमम आउटपुट है जो आप बना सकते हो। मतलब अगर आपने बिल्कुल भी अगर कुछ वेस्टेज नहीं किया तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 60 केजी वीट बना सकते थे और 0 क्लॉथ। फिर अगर आपने पूरा यूटिलाइजेशन किया तो यहाँ पर और फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, ये सारे कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी रही होगी वो भी कांस्टेंट रही होगी। मतलब जिन मशीन से आप ये प्रोडक्शन कर रहे थे उस जो वो मशीन वो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रही होगी। तो ये 3 अजम्पशन है कि रिसोर्सेज कांस्टेंट होंगे, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगी और आपके जो गिवन रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट होंगे। इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम जानते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री कर्व या फिर प्रोडक्शन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये सारे एक ही चीज के नाम हैं। अच्छा, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हमें इसे कुछ चीजें पता चलती हैं। जैसे अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज को आप मान लो अभी आप पूरी तरह से इसको खर्च कर रहे हो वीट के ऊपर, तो आपने मैक्सिमम कितना बनाया, 60 केजी। अब जैसे ही आप उस रिसोर्सेज को खर्च करोगे क्लॉथ बनाने के लिए तो आपका जो वीट है वो धीरे धीरे सेक्रीफाइस हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज कम है। अगर आप उसको वीट से निकाल के अब उससे कुछ और बनाने की कोशिश करोगे तो फिर आपका वीट कम होता जाएगा ना। या आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, किटकैट और डेयरी मिल्क। लेट्स एज्यूम कि किटकैट और डेयरी मिल्क दो हमारे रिसोर्सेस हैं और अभी हम जो है वो पूरा अपना रिसोर्स जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं डेयरी मिल्क बनाने के लिए, और यहाँ किटकैट है। तो मैक्सिमम हम कितना बना पा रहे हैं, 60 डेयरी मिल्क। बट जैसे जैसे हम किटकैट का प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज उतने ही है, बढ़ नहीं रहे हैं। तो पहले आप पूरा वहां पे लगा रहे थे तो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था,
अब आप डेयरी मिल्क में जो रिसोर्सेस है उसे कम लगाकर बाकी रिसोर्सेस कहाँ लगा रहे हो, किटकैट में, तो जो आपका ये डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम होगा। दूसरी खास बात ये है कि जिस रेट से किटकैट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन उससे ज्यादा रेट से कम होगा। इसका मतलब अगर मैंने किटकैट एक प्रोड्यूस किया तो डेयरी मिल्क 2 सेक्रीफाइस कर रही होंगी, या फिर डेयरी मिल्क 4 सेक्रीफाइस कर रही होंगी। फिर किटकैट एक और प्रोड्यूस किया तो फिर डेयरी मिल्क में 3 सेक्रीफाइस कर रही होंगी या 5 सेक्रीफाइस कर रही होंगी। तो ये क्या दिखा रहा है कि मुझे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और मुझे गेन कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियली मैं जिस चीज का प्रोडक्शन कर रही थी, मान लीजिए डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन कर रही थी, उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब सडनली क्या हुआ, अचानक से जो किटकैट है उसकी डिमांड मार्केट में आने लगी। तो मैंने क्या किया, इसके रिसोर्सेज को कहाँ लगाया, किटकैट के प्रोडक्शन में। बट वो रिसोर्सेज थे किसके? रिसोर्सेज तो एक्चुअल में डेयरी मिल्क के ही थे ना। तो अगर आपने डेयरी मिल्क के रिसोर्सेज को किटकैट में लगाने की कोशिश की तो वो रिसोर्सेज जो थे वो ज्यादा एफिशिएंट डेयरी मिल्क में थे। तो जितनी एफिशिएंसी से वो डेयरी मिल्क बना पाते थे उतनी एफिशिएंसी से वो किटकैट नहीं बना पाएंगे। आप ऐसे नॉर्मली घर का एजम्पशन ले लीजिए कि आपका हो सकता है आपकी जो मम्मी हो वो घर हाउस वाइफ हो, किचन वगैरह संभालती हो, और आपके जो पापा हो वो ऑफिस जाते हो। एक दिन अगर आप उन्हें कहो, मम्मी को, कि आप ऑफिस चले जाओ और पापा को कहो कि आप किचन का काम संभालो, तो क्या जितनी एफिशिएंसी से मम्मी किचन का काम संभालती थी उतनी एफिशिएंसी से पापा संभाल पाएंगे? नो, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज किसी और चीज में है। वैसे ही यहाँ पे जो रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो डेयरी मिल्क में है। तो अगर आप उससे डेयरी मिल्क को छोड़ के कुछ और बनवाओगे तो वो बन तो जाएगा, लेकिन आपको सेक्रीफाइस डेयरी मिल्क को ज्यादा करना पड़ेगा और किटकैट का उतना गेन नहीं हो पाएगा। तो यही तो चीजें देखने के लिए कि हमें कैसे ये सेक्रीफाइस कर रहा है और कैसे आपको ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसलिए हम ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते हैं। अभी अभी हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो शेड्यूल बेसिकली क्या होता है, ये टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो शेड्यूल वर्ड आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कई बार सुनोगे, और जहां जहां पर भी शेड्यूल वर्ड यूज किया जाएगा वहां पर हम सेम डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज अ टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। बस ये 2 वर्ड्स चेंज होते जाएंगे, बाकी सब में ये शेड्यूल जहां पे भी आएगा वो वर्ड सेम रहेगा। जैसे अगर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है तो ये टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज। तो यहाँ पे आपके पास जो 2 कमोडिटीज है या फिर आप 2 से ज्यादा कमोडिटीज हैं उसके कई सारे कॉम्बिनेशन, या 2 से ज्यादा अभी हम लेंगे नहीं, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो 2 कमोडिटीज जो आपके पास है उसके कई सारे हम कॉम्बिनेशन को देखेंगे जो आप बना सकते हो विद द गिवन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपके मान लीजिए वो गुड्स क्या है, वीट और क्लॉथ। तो वीट एंड क्लॉथ में पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर आपने पूरा वीट में ही वो खर्च किए रिसोर्सेज तो आप मैक्सिमम 100 केजी बना पाएंगे और फिर क्लॉथ 0। अगर आपने क्लॉथ 1 बनाया तो आपका वीट जो है वो 90 हो जाएगा। देखिए कितना सेक्रीफाइस हुआ, 10 केजी, जबकि गेन कितना हुआ, सिर्फ 1। वैसे ही अगर आपने एक और आपने क्लॉथ बनाया तो आपका जो ये वीट है वो कितना हो गया, 70। अब अगेन आप देखेंगे तो गेन कितना हुआ, 1 का, और सेक्रीफाइस कितना हुआ, 20 का। अगेन 2 से आप 3 में गए तो एक और आपने क्लॉथ बनाया, लेकिन सेक्रीफाइस कितना हो गया, 30 सेक्रीफाइस हो गया, और आपने कितना बनाया, 40 बनाया। अगेन आपने एक और क्लॉथ बनाया तो आपका जो वेट था वो कितना हो गया, 0 हो गया। कितने से डिक्रीज हो गया, 40 से। तो हर बार आप देखेंगे गेन कम हो रहा है, सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि रिसोर्सेज की एफिशिएंसी डेयरी मिल्क या फिर इस केस में वीट में ज्यादा है, और क्लॉथ में हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी वहां पे नहीं होगी। क्लॉथ कम बनाएगा, सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये हमारा पीपीसी कर्व बनता है। अच्छा, पीपीसी कर्व का ये ऐसा शेप क्यों होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पर अभी आप सिर्फ देखिए कि ये जो शेप होता है, यहाँ पे अगर कोई कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहा है, मतलब इस पीपीसी के ऊपर आ रहा है, तो वो दिखाता है कि आपके रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हुआ है, कोई वेस्टेज नहीं हुआ है। तो ये लाइन दिखाती है कि मैक्सिमम आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो गिवन रिसोर्सेज के साथ। लेकिन अगर तो आपने उसमें कुछ वेस्टेज भी कर दिया, आपका कुछ आपने पूरी तरह से उसे यूटिलाइज नहीं किया, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो इसके अंडर कहीं पे आएगा। तो ये मैक्सिमम बाउंड्री है, मैक्सिमम लाइन है, और अगर आपने इतना प्रोडक्शन नहीं किया तो आपका जो एक्चुअल आउटपुट आएगा वो इसके अंदर आएगा।
ठीक है, तो इसको ये भी ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हो सकता है आपने रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन किया हो सकता है आपने नहीं किया हो। तो दोनों ही क्या है, पॉसिबल चीजें हैं। तो इसे हम कहते हैं पॉसिबल या फिर अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जबकि पीपीसी के बाहर अगर मैं कोई पॉइंट शो करूं तो ये कब हो सकता है, जब आपने अपने रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन किया, वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर मैं आपको मिल्क दूं और मैं आपसे कहूं कि इससे मैक्सिमम मैक्सिमम सिर्फ 10 कप चाय ही बन सकती है, तो जब मैंने मैक्सिमम वर्ड बोल दिया तो मतलब वो क्या है कि इससे ज्यादा बन ही नहीं सकती। तो उससे ज्यादा मतलब ओवर आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। तो ये वो पॉइंट है जो कब पॉसिबल है, जब रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन होगा। और क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि पीपीसी क्या है, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन कभी आ ही नहीं सकता। तो या तो आपका जो कॉम्बिनेशन है या प्रोडक्शन है वो पीपीसी पर आएगा, ये प्योर एफिशिएंसी दिखाता है कि आपने पूरा ही रिसोर्सेज का ठीक से यूटिलाइजेशन किया है, वेस्टेज नहीं किया है। और ये दिखा रहा है कि आपने वेस्टेज किया है, और ये दिखा रहा है कि ओवर यूटिलाइजेशन मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इससे हम क्या कहते हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या ये पीपीसी में शिफ्ट भी आता है, रोटेशन होता है। तो हाँ, पीपीसी अपनी जो जगह है, अपनी जो शेप है उसे चेंज भी करता है या फिर अपने पोजीशन को चेंज भी करता है। लेकिन उसे देखने से पहले हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि पीपीसी का शेप ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पीपीसी कर्व की दो खास बात होती है। एक खास बात ये होती है कि पीपीसी का कर्व, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक उसकी खास बात होती है कि पीपीसी का कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर से शुरू हुआ और ये नीचे को आया। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और फिर ये धीरे धीरे करके कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसका पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि दोनों ही कम्युनिटीज में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डेयरी मिल्क है, यहाँ पे किटकैट है, अगर मैं किटकैट के प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगी तो डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। वहीं अगर मैं डेयरी मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगी तो किटकैट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज कम है तो मैं किसी एक का ही प्रोडक्शन ज्यादा कर सकती हूँ। एक को जैसे ही बढ़ाऊंगी दूसरे का कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में क्या है, उल्टा रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से कर्व नीचे को आता है, ऊपर नहीं जाता, नीचे आता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अब चलो नीचे तो आ रहा है, पर नीचे कैसे भी आ सकता था ना, यहाँ से शुरू होके ऐसे भी आ सकता था, यहाँ से शुरू होके ऐसे भी आ सकता था, या यहाँ से शुरू होके कुछ ऐसे 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 भी नीचे आ सकता था। ये हमेशा ऐसे ही क्यों आता है, ये वाला शेप क्यों बनता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्केव शेप क्यों बनता है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कॉन्केव शेप होता है। बट कॉन्केव शेप क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एम आर टी या फिर इंक्रीजिंग एम ओ सी। अब इंक्रीजिंग एम आर टी या एम ओ सी क्या है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेट है वो इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, एम आर टी एम ओ सी का मतलब क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y कौन सी कम्युनिटी है, जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और x कौन सी कम्युनिटी है जो हम गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो x एक्सिस में कम्युनिटी है, x एक्सिस में इस केस में किटकैट है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम गेन करने वाले हैं, जबकि जो डेयरी मिल्क है उसे हम क्या करने वाले हैं, सेक्रीफाइस करने वाले हैं। तो डेयरी मिल्क के रिसोर्सेज को कहाँ लगा रहे हैं, हम किटकैट में लगा रहे हैं। तो चेंज इन y मतलब जितना आपका चेंज आया डेयरी मिल्क में, अपॉन चेंज इन x मतलब जितना आपका चेंज आया किटकैट में। इस रेशियो को हम कहते हैं ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये है कि हमेशा आपको सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ेगा, गेन कम होगा। तो गेन एक करना है तो हो सकता है सेक्रीफाइस आपको 10 करना पड़े, फिर एक गेन करने के लिए आपको सेक्रीफाइस हो सकता है 20 करना पड़े, फिर एक गेन करने के लिए हो सकता है सेक्रीफाइस आपको 30 करना पड़े, जो हम ऑलरेडी अभी देखकर भी आए हैं। तो इससे अभी जो हमने एग्जाम्पल आपका शेड्यूल में देखा था, वहां पे भी ऐसे ही केस हो रहा था कि पहले हमने 30 सेक्रीफाइस किया, फिर 40 सेक्रीफाइस किया, ऐसे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेट बढ़ता जा रहा था। और इसका रीजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज डेयरी मिल्क में एफिशिएंट है, किटकैट में नहीं। तो जितनी एफिशिएंटली डेयरी मिल्क बनाते थे उतनी एफिशिएंटली किटकैट नहीं बनाएंगे, तो आपको सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ेगा, गेन कम होगा। इसकी वजह से इसका शेप
नीचे भी आता है और ये कॉन्केव शेप का भी होता है। ओके, चलिए, तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़ ली है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें शिफ्ट ये सब कैसे आता है या फिर कैसा शिफ्ट आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपका जो ये हमने पीपीसी के अजम्पशंस देखे थे, उन अजम्पशंस में एक हमने देखा था रिसोर्सेज कांस्टेंट होते हैं, और दूसरा हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट होती है। तीसरा हालांकि हमने एक और इसमें देखा था जिसमें हमें देखा था कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। तो एक तो हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे और दूसरा टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। तो अगर हमारे रिसोर्सेज वाला अजम्पशन या टेक्नोलॉजी वाला अजम्पशन ट्रू होता है तो पीपीसी की जगह एक फिक्स रहती है। लेकिन अगर तो रिसोर्सेज चेंज हो जाए तो पीपीसी भी चेंज करेगा। वैसे टेक्नोलॉजी की लेवल हमारी चेंज हो जाए तो पीपीसी कर्व भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो अगर रिसोर्सेज बढ़ जाए या रिसोर्सेज में चेंज आ जाए। अब चेंज आने का मतलब क्या है, या तो हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे होंगे या तो हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे होंगे। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, तो मान लीजिए अगर मेरे पास रिसोर्सेज कम थे तो उससे अगर मैं डेयरी मिल्क बनाऊंगी या किटकैट बनाऊंगी तो दोनों कम बनेंगी। पर अगर मेरे पास इसे बनाने वाले रिसोर्सेज रॉ मटेरियल्स ज्यादा आ जाए तो ऑब्वियसली बात क्या है कि मेरा जो प्रोडक्शन होगा वो अब ज्यादा होगा। तो पहले क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास कम थे तो ये लाइन दिखा रही थी मैक्सिमम लिमिट जितना मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि अब मेरे जो रिसोर्सेस हैं वो बढ़ चुके हैं तो पहले के कंपैरिजन में अब मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगी। तो मेरा जो पीपीसी कर्व है वो आगे राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है कि अब गिवन रिसोर्सेज से पहले आप मैक्सिमम 60 वीट या फिर ये 6 जो क्लॉथ है वही प्रोड्यूस कर पाते थे। पर अब क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ गए हैं तो मैक्सिमम आप 70 वीट या 8 क्लॉथ बना सकते हो। तो आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में जो पीपीसी कप है वो क्या करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। लेकिन वही अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाए, रिसोर्सेज आपके कम हो जाए तो क्या होगा। तो पहले अगर रिसोर्सेज ज्यादा थे तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे थे, अब रिसोर्सेज कम हो गए तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन के कम होने का मतलब ये है कि पीपीसी अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे था तो क्या दिखा रहा था, मैक्सिमम आप इतना बना पाते हो। पर क्योंकि अब रिसोर्सेज कम हो गए तो आप इतना नहीं बना पाओगे, अब आप इससे कम चीजें बना पाओगे। तो मे बी आपका जो प्रोडक्शन है वो उससे कम होगा। तो पहले 60 बना पा रहे थे तो आप 50 बना पाओगे। पहले मैक्सिमम क्लॉथ आप 7 बना पा रहे थे तो आप कितना बना पाओगे, 5 बना पाओगे। तो ये क्या दिखाता है कि अगर आपके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो आपका ये डाउनवर्ड या फिर हम ये कह सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या हो अगर हमारी टेक्नोलॉजी बदल जाए। तो अगेन अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो अब बात ये आती है कि किसकी बदल रही है। क्या वो आपके किटकैट की बदल रही है या डेयरी मिल्क की बदल रही है, या इस केस में आपके वीट की बदल रही थी कि क्लॉथ की। अब हमने यहाँ पे लिया है गुड एक्स और गुड वाई। तो टेक्नोलॉजी किसकी बदल रही है, तो पहले हम मान के देख लेते हैं कि हमारी जो एक्स कम्युनिटी को बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो इम्प्रूव हो गई है या एफिशिएंट हो गई है। तो ये हमारा पीपीसी कर्व है, यहाँ पर एक्स कम्युनिटी है, यहाँ पे वाई कम्युनिटी है। तो पहले पीपीसी यहाँ था। अब क्योंकि एक्स वाली कम्युनिटी की जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई है तो एक्स अब ज्यादा बना पाएंगे। बट वाई की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं हुई है तो वाई अभी भी उधर ही है। और नया कर्व कैसा बनेगा, तो नया कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से क्लीनली बना के देख लेते हैं। ये जो कर्व है वो कैसा बनेगा, यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ को आएगा। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा, ये इसे हम शिफ्ट नहीं कह सकते। शिफ्ट कब होता है, जब ये कर्व हो और ये पूरी तरह से आगे बढ़ जाए या ये पूरी तरह से पीछे हट जाए, इसे हम शिफ्ट कहते हैं। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हो तो इसे हम कहते हैं रोटेशन। तो अगर एक्स कमोडिटी की जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो एफिशिएंट हो गई है तो कैसा होगा, राइटवर्ड रोटेशन होगा। ठीक है, वही अगर जो वाई कमोडिटी है उसकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट होगी तो क्या होगा, ये पीपीसी कर्व था, ये एक्स कमोडिटी, ये वाई कमोडिटी। अब वाई कमोडिटी की जो टेक्नोलॉजी है वो एफिशिएंट हो गई है तो वाई कमोडिटी पहले से ज्यादा बन पाएगा, लेकिन एक्स अभी भी वही रहेगा जहां वो था। तो नया जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो आपका कर्व है उसे हम शिफ्ट नहीं कह सकते क्योंकि पूरी तरह से आगे या पीछे नहीं हुआ है, ये एक तरफ से हुआ है। इसे हम अगेन क्या कहेंगे, रोटेशन। पर ये अब कैसा रोटेशन है, तो ये अपवर्ड रोटेशन है। तो यहाँ पे क्या था, ये राइट वर्ड था, राइट साइड पे हुआ ना, और ये कैसा है, ऊपर गया तो ये अपवर्ड रोटेशन है। ओके,
फिर हम बात करते हैं क्या हो अगर दोनों कमोडिटी की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। तो मान लीजिए ये हमारा पीपीसी कर्व था, अब पीपीसी कर्व में यहाँ पे एक्स कमोडिटी, यहाँ पे वाई कमोडिटी, दोनों कमोडिटी की ही टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो गई है, तो एक्स भी ज्यादा बनेगा, वाई भी ज्यादा बनेगा, और एक्स और वाई दोनों ज्यादा बन रहा है, तो नया कर्व आपका कुछ मिक्स है। ये आपका नया कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका नया कर्व रहेगा। और क्योंकि आप ये दोनों साइड से ही एक्स और वाई दोनों साइड से ही आगे बढ़ गया है, तो इसे हम कह सकते हैं ये शिफ्ट हुआ है। कैसा शिफ्ट हुआ है? तो इसे हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट होना। और ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पहले ही पढ़ दिए थे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का डाउनवर्ड स्लोप करता है। डाउनवर्ड मतलब नीचे को आता है। नीचे क्यों आता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। और क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो गिवन है, तो हम एक्स कम्युनिटी को अगर हम बनाएंगे तो वाई कम्युनिटी को लॉस करना पड़ेगा। इसकी वजह से एक कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, दूसरी पीछे। इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा तो कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर हम बात करते हैं पीपीसी कर्व कैसा है? कॉन्केव शेप का बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सेक्रीफाइस अब ज्यादा करना पड़ेगा, मोर यूनिट्स वाई की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी एक एक्स की बनाने के लिए, तो सेक्रीफाइसिंग रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब MOC या फिर MRT बढ़ जाएगा। इसकी वजह से कर्व कैसा बनेगा? आपका कॉन्केव शेप का बनेगा। फिर हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से अगर हम चाहें कि हमारा जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी वो हाईलाइट हो, तो वो हमें कैसे हाईलाइट करेंगे? तो सबसे पहले हम इसे अलग से समझते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं मार्कर्स। ये अब आपकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आपको इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है थ्रू द पीपीसी कर्व, तो कैसे समझ में आता है? एक सेकेंड, बाप रे। यहाँ पे हमारा एक पीपीसी कर्व बनेगा, ये पीपीसी कर्व है। तो यहाँ पर ये हमारा पीपीसी कर्व है, इधर एक्स कम्युनिटी, इधर वाई कम्युनिटी। ओके, इसमें से सेक्रीफाइसिंग कौन होगा? वाई। जो वाई एक्सिस पे होता है वो सेक्रीफाइस करता है, जो एक्स एक्सिस पे होता है वो गेन करता है। तो ये गेनिंग कम्युनिटी है, वो सेक्रीफाइसिंग कम्युनिटी है। तो यहाँ पे हमारा पीपीसी कर्व क्या दिखा रहा होगा? डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहा होगा। से एक कॉम्बिनेशन हमारा ए हो गया, ए बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया। तो ये चारों कॉम्बिनेशन क्या बता रहे हैं कि आपके पास ये 4 ऑप्शन है जिससे आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अब इनमें से आप क्या प्रोड्यूस करोगे, ये पहला आपका आपका क्वेश्चन होता है या सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, जिससे हम कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। पीपीसी से कैसे दिखाता है? तो पीपीसी भी अपने अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दिखाता है, जिससे आपकी अराइज होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा इसमें से कि ए बी सी या डी आप किसे चूज करना चाहते हैं। फिर दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम पहले ही देख चुके हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप करेंगे लेबर इंटेंसिव मेथड से, या तो आप करेंगे कैपिटल इंटेंसिव मेथड से। तो ये हमारी पीपीसी है जो दिखाती है ये यहाँ पे अगेन नीचे एक्स कम्युनिटी, नेक्स्ट एक्स कम्युनिटी, और यहाँ पे वाई कम्युनिटी। तो ये हमारा पीपीसी है। ये दिखाता है कि अगर आपने मशीन से, मान लो अगर आपके पास 2 ऑप्शन थे, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन करते हैं तो आपका प्रोडक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जल्दी हो जाता है, पैसा भी इसमें कम लगता है, मतलब पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन होती है। तो अगर आप मशीन से काम करवाओगे तो मान लीजिए आपका मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो इस पीपीसी पे होगा, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा सामान बेचोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव मेथड से कर रहे हो, तो लेबर इंटेंसिव मेथड से क्या होता है, आपका जो आउटपुट है वो कम हो जाता है, क्योंकि इंसान बनाएगा तो धीरे धीरे बनाएगा, तो इसकी वजह से जो आपका आउटपुट होगा वो कम बनेगा, तो आपकी इकोनॉमी पीपीसी के अंडर आएगी। मतलब आप पूरा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे, उसके कंपैरिजन में आप कम कर पाओगे। तो इकोनॉमी कहाँ आई? पीपीसी के अंदर आई। लेकिन इसका फायदा ये भी है कि अगर आप लेबर इंटेंसिव से करते हो तो आपकी सोशल जस्टिस मेंटेन हो जाएगी, या फिर सोशल इक्वलिटी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो सबको काम करने का जरिया मिलेगा, तो सबकी कमाई हो रही होगी। तो इससे सोशल इक्वलिटी तो मिल रही है, पर हमारा प्रोडक्शन लेवल कम हो रहा है, जबकि कैपिटल इंटेंसिव से हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रहा है, बट यहाँ पे फिर सोशल इनइक्वालिटी आ रही है। तो अब आपको इस मेथड से करना है कि इस मेथड से करना है, अगेन दूसरा क्वेश्चन आता है, और ये दूसरे प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है कि हाउ टू प्रोड्यूस। अगर हम तीसरे की बात करें
तो तीसरा आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब फॉर होम में हम एक ही क्लास लेंगे, वो है रिच या पुअर। तो ये अगेन हमारा पीपीसी है। पीपीसी में हमारा यहाँ पे एक्स कम्युनिटी, यहाँ पे वाई कम्युनिटी, ये बना नहीं है ठीक से पर चल जाएगा इतना। तो एक्स कम्युनिटी और ये वाई कम्युनिटी। अगेन ये हमारा पीपीसी कब है। ये क्या दिखाता है, अरे बाप रे, इसे इग्नोर करें। ये हमारा पीपीसी कब है, क्या हो रहा है इसे, ये हमारा पीपीसी कब है। यहाँ पे एक्स कम्युनिटी, यहाँ पे हमारी वाई कम्युनिटी। तो यहाँ पे अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको रिच के लिए बनाना है कि पुअर के लिए बनाना है, अगर आप रिच के लिए बनाएंगे तो क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है, उनके पास ज्यादा पैसा है, उनकी डिमांड ज्यादा होगी, तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो आपकी मान लीजिए आपने पूरा मैक्सिमम प्रोडक्शन किया, आप पीपीसी पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने पुअर पीपल के लिए बनाया तो उनकी अफोर्डेबिलिटी कम है, उनके पास पैसे कम है, तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, कम ही करेंगे। तो आप ज्यादा आउटपुट नहीं बना पाओगे उस केस में, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो पीपीसी के अंडर रह जाएगा। तो अगर आपने रिचर के लिए बनाया तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो, जबकि अगर आपने पुअर के लिए बनाया तो आप कम प्रोडक्शन कर पाओगे, तो पीपीसी के आप अंडर आओगे। लेकिन रिच के लिए बनाया तो एक फायदा ये है कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लेकिन फिर सोशल इनइक्वालिटी बढ़ेगी, सिर्फ रिचेस को ही मिलेगा, पुअर को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने पुअर के लिए बनाया तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो तो कम हो रहा है, लेकिन इसका फायदा ये है कि अब इक्वालिटी बढ़ेगी। अब पुअर को भी उतना ही मिल रहा है और रिच के लिए तो बन नहीं रहा था, तो अब पुअर के लिए भी बनेगा। चौथा क्वेश्चन जो एड ऑन दो प्रॉब्लम्स थी वो ये है, हाउ टू गेट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो फुलर यूटिलाइजेशन वाली प्रॉब्लम को पीपीसी कैसे दिखाता है, तो ये हमारा पीपीसी का, यहाँ पर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव शेप। तो ये फुलर यूटिलाइजेशन कैसे दिखाएगा कि अगर आपने जो प्रोडक्शन किया है उसमें आपने रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं किया है, पूरी तरह से यूटिलाइज किया है, तो इकोनॉमी आपकी कहाँ आएगी, इस पीपीसी कर्व के ऊपर आएगी। और अगर आपने रिसोर्सेज का वेस्टेज किया तो इकोनॉमी कहाँ आएगी, अंडर आएगी। अगेन उसने ये प्रॉब्लम दिखा दी। फिर लास्ट है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आपको अपना जो रिसोर्स बेस है उसे कैसे बढ़ाना है। तो ये पीपीसी कैसे दिखाएगी कि मान लीजिए अगेन ये आपका एक्स कम्युनिटी वाई कम्युनिटी पीपीसी कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कॉन्केव शेप है। यहाँ पर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि अगर आपका रिसोर्स बढ़ जाते हैं तो पीपीसी आगे बढ़ जाएगी, और अगर रिसोर्सेज नहीं बढ़ते हैं तो पीपीसी वही पहले वाली पोजीशन पे ही रहेगी। तो ये चीज क्या दिखा रही है, रिसोर्सेज कम उतने ही रहे तो ओल्ड पीपीसी, और रिसोर्सेज बढ़ गए तो नाउ ये डैश्ड पीपीसी आपका नया इकोनॉमी बनेगा। तो ये भी आपको दिखा रही है कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को कैसे आप पीपीसी उस पर अफेक्ट होगा। तो सबसे पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, इसमें से आप क्या चूज करोगे। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि कैसे प्रोड्यूस करना है, अगर लेबर इंटेंसिव मेथड से करोगे तो अंदर रह जाओगे, कैपिटल इंटेंसिव मेथड से करोगे तो पीपीसी पर आओगे। इसके बाद है फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिचर के लिए प्रोड्यूस किया तो ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, पुअर के लिए किया तो कम प्रोड्यूस करोगे। फिर हम बात करते हैं, अगेन वही आ गया, इसमें दो चीजें जो एड ऑन प्रॉब्लम्स थी वो इसमें मिसिंग है। हाँ, ये आपके यही सेम स्लाइड कॉपी हो गई है, पर दो एड ऑन प्रॉब्लम्स मिसिंग है, उसका कर्व हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। एक में आपका होगा कि जो रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हुआ तो पीपीसी पर, नहीं तो उसके अंडर, और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हुआ तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा, बाहर की तरफ आएगा, वरना वहीं रह जाएगा। चलो फिर हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका मतलब कि अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए जाएं तो आप उसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे जो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन जब आप बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट बेस्ट था वो सेक्रीफाइस हो जाता है। तो उसकी कॉस्ट क्या है जो सेक्रीफाइस हो गया, उसकी कॉस्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या हम इसे कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सिर्फ 40,000 रुपए, और इस 40,000 से या तो आप टीवी ले सकते थे या तो आप इसे लैपटॉप ले सकते थे, कोई एक ही चीज पॉसिबल थी। आपने क्या किया, आपने लैपटॉप को चूज किया क्योंकि आपको लग रहा था ये आपके लिए बेस्ट है। बट द मोमेंट आपने लैपटॉप को चूज किया, टीवी सेक्रीफाइस हो गई। तो अब टीवी मान लीजिए 38,000 की थी और जो लैपटॉप था वो 36,000 का था, आपने किसको चूज किया, लैपटॉप को। क्या सेक्रीफाइस हो गया, टीवी।
तो टीवी की कॉस्ट कितनी थी 38,000, ये क्या हो जाएगी सेक्रीफाइस कॉस्ट हो जाएगी। ओके, वैसे ही मान लीजिए अगर आपके पास एक आप फार्मर है और आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, या तो आप उसमें वीट प्रोड्यूस कर सकते थे, या तो आप उसमें राइस प्रोड्यूस कर सकते थे, या तो आप उसमें कोई पल्सेस प्रोड्यूस कर सकते थे, या तो कोई चौथा आप ले लीजिए शुगर केन प्रोड्यूस कर सकते थे। आप अगर वीट प्रोड्यूस करते तो आप मैक्सिमम उसमें से बना सकते थे 100 यूनिट्स या 100 kg फॉर एग्जाम्पल। अगर हम राइस बनाते तो 80 kg, अगर हम पल्स बनाते थे तो 85 kg, और अगर हम शुगर केन बनाते तो फॉर एग्जाम्पल उसमें 40 समथिंग आता। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो आप इसमें से क्या चूज करेंगे अपने लैंड पे उगाने के लिए? तो आपके लिए बेस्ट क्या दिखा रहा है यहाँ पे? तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो वीट दिख रहा है, तो आप वीट को सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपने वीट सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट बेस्ट क्या था? तो नेक्स्ट बेस्ट क्या था आपका? पल्सेस था। मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा टर्म कौन सा था? पल्सेस था। तो पल्सेस सेक्रीफाइस हो गया, तो पल्सेस की कॉस्ट हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। एंड इवन अगर हमें टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी होगी तो टोटल आपने क्या सेक्रीफाइस किया है? 80, 85, 40। तो इन तीनों की कॉस्ट क्या हो जाएगी? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये वैल्यू होती है ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट या सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। तो अगर आप इसे सिलेक्ट ना करके अगर नहीं करते तो आपका नेक्स्ट बेस्ट जो होता उसकी वैल्यू को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन जब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं तो जिसके भी आगे मार्जिनल लग जाता है, तो मार्जिनल का मतलब होता है कि एक और प्रोड्यूस करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो मार्जिनल हमेशा एक एडिशनल की बात करता है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अभी हम डेयरी मिल्क और किटकैट का एग्जाम्पल लिए थे आपके पीपीसी में। अगर मैं डेयरी मिल्क बना रही थी मान लीजिए 40 और किटकैट बना रही थी 2, तो एक और किटकैट को गेन करने के लिए, मतलब थर्ड किटकैट भी बनाने के लिए मुझे कितना डेयरी मिल्क सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? मान लीजिए अगर मैं इसको बनाया तो डेयरी मिल्क हो जाएगा 20, है ना? डेयरी मिल्क सिर्फ 20 बना पाऊंगी, तो यहाँ पे डेयरी मिल्क को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 20। तो 20 सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे एक गेन करने के लिए। तो इस रेशियो को हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक गेन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। द रेट एट विच आउटपुट इन यूज वन इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज टू। तो आपके टू कमोडिटीज है गुड वन गुड टू। तो अगर आपने गुड टू की एक और यूनिट बनाई, जैसे आपका ये अगर आप पीपीसी से समझे तो ये आपका पीपीसी था, यहाँ पे गुड आपका 2 होगा, यहाँ पे आपका गुड 1 होगा, ये आपका पीपीसी कर्व होगा। तो वो बता रहा है कि जो ये यूज 1, ये गुड 1 है, उससे आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आपको एक और यूज 2 मतलब गुड 2 में अगर आपको पैसा लगाना है तो। ठीक है, तो उसको ही हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये हमेशा रेशियो में आता है। जैसे यहाँ पे आपका रेशियो आया है वैसे हमेशा ये रेशियो में आता है कि एक को गेन करने के लिए कितना आपने सेक्रीफाइस किया। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और हम इसी की बात कर रहे थे जब हम बोल रहे थे कि कॉन्केव शेप बनता है, तो यही एमआरटी या फिर एमओसी, क्योंकि इंक्रीज होता जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेट इंक्रीज होता जाता है, इसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो कॉन्केव शेप का बनता है। लास्ट जो हमारी इस चैप्टर का टॉपिक है वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? टोटल सेक्रीफाइस होती है, तो ये रेशियो में नहीं होती। ये आपको बताती है कि टोटल आपने कितना आउटपुट लॉस किया दूसरे आउटपुट को बनाने के लिए। तो यूज 1 के कितने आउटपुट को आपने सेक्रीफाइस किया यूज 2 के आपके आउटपुट बनाने के लिए। जबकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसमें होती है? रेशियो में होती है। वो आपको बताती है कि आपने कितना यूज 1 सेक्रीफाइस किया एक यूज 2 को गेन करने के लिए। तो यहाँ पर वो टोटल सेक्रीफाइस बताती है कि अगर आपने 4 किटकैट बनाए तो उसमें टोटल आपने कितना सेक्रीफाइस कर लिया। मान लीजिए आपने 50 डेयरी मिल्क सेक्रीफाइस कर दिए, तो ये टोटल सेक्रीफाइस बताएगी टोटल गेन करने के लिए, और ये सिर्फ बता दिए कि एक गेन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया। तो ये रेशियो में रहेगा, ये रेशियो में नहीं रहेगा, ये टोटल में रहेगा। ये एक डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो ये बताती है कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। तो यूज 1 वाले कमोडिटी से अगर हम यूज 2 में शिफ्ट करें तो टोटल यूनिट्स जो मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी उसको बताएगा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम थिंग है जो हमने पहले भी पढ़ी है। और ये क्या इंडिकेट करता है? कॉस्ट ही इंडिकेट करता है, बट ये एक आउटपुट को बनाने की कॉस्ट इंडिकेट करता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट
या एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। तो अगर मैं रिसोर्सेज को यूज 1 से शिफ्ट कर दूं यूज 2 की तरफ, जब यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के यहाँ पे लेकर आऊं, तो मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यूज 1 इन ऑर्डर टू गेन 1 यूनिट ऑफ यूज 2। तो एक और किटकैट बनाने के लिए कितने डायरेक्ट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, इससे बताता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो ये जो टर्म्स है ये आपको और क्लियर होते जाएंगे आगे वाले चैप्टर्स में, बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि टोटल लॉस किसे कहते हैं और एडिशनल लॉस किसे कहते हैं। ओके, चलिए, तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।